बच्चों, आज हम पीटीसी की 4th सेमेस्टर साइंस को देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भूमि के अंदर से खनिज जो है वो निकाला जाता है और खनिज को निकालने के बाद फिर उसमें से किस प्रकार से अयस्क निकालते हैं, फिर अयस्क के बाद किस तरह से अयस्क से हम उसके पर्टिकुलर जो धातु होती है उसे निकालते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में मैंने आपको बहुत सारी बातें पिछले लेक्चर में बताई थी कि गालक क्या होता है, प्रगलक क्या होता है, जिसमें कि किस तरह से जो अलग अलग जो खनिज होते हैं उन खनिज में जो है किस प्रकार से हम रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करके अलग करते हैं। यहाँ पे उसी क्रम में हम आज अयस्क का सांद्रण देखेंगे कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है और ये किस प्रकार से किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। देखिए, अयस्क के सांद्रण से तात्पर्य यह है कि अगर हम मिट्टी के अंदर से जो खनिज निकालते हैं उसमें जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा वो खनिज तो होगा ही नहीं, उसमें कुछ जरूर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खनिज होगा और बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में धातु के अंश पाए जाएंगे और वो भी धातु के अंश किस रूप में होंगे, अयस्क के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि अयस्क क्या होता है, जब चूँकि मट्टी उसमें लगी होती है, तमाम कूड़ा लगा होता है और विभिन्न प्रकार के जो है रेत वगैरह और कण छोटे छोटे उसमें लगे होते हैं, तो इनको यानी अयस्क को इन चीज़ों से अलग करना, मिट्टी से अलग करना, उसके जो अशुद्धियाँ हैं उनसे अलग करना, अयस्क को ही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। देखिए, भूपर्टी से प्राप्त अयस्क में अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों में क्या क्या अशुद्धि, मिट्टी, कंकड़, पत्थर को अयस्क से पृथक करना सांद्रण कहलाता है। अब अयस्क का सांद्रण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। अयस्क का सांद्रण जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। इसको हम द्रवीय धामन विधि भी कहते हैं। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि हमने जल ले लिया, ठीक है, जल में एक लोहा का टुकड़ा डाल दिया और उस लोहे के टुकड़े को पहले हमने क्या किया, डालने के पहले बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मिट्टी लपेट ली, उसमें चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगा करके और उसमें चारों तरफ मिट्टी लपेट ली और उसके बाद से उस लोहे के टुकड़े को हमने पानी में डाल दिया और वह पानी कुछ इस प्रकार से उसका मैकेनिज्म इस प्रकार से है कि पानी एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से निकल रहा है, यानी एक तेज प्रबल धारा बह रही है। तो जब प्रबल धारा बह रही है और उसमें हम उस लोहे के टुकड़े को डालेंगे तो क्या होगा कि जो उसकी मिट्टी है वो उसी प्रबल धारा से बह करके चली जाएगी और वह जो लोहा है वो काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा मिट्टी से। यही विधि क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए, जो अयस्क होता है, अयस्क ऑलरेडी आप जानते हैं अयस्क में क्या होता है, धातु होता है, क्योंकि उसी में धातु के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसमें धातु होता है तो इस हिसाब से अयस्क जो है अन्य मिट्टी के कणों की अपेक्षा भारी होता है। समझ रहे हैं बात को। अयस्क जो है, मान लीजिए अगर एक कोई अयस्क हमको मिल गया तो अयस्क के जो चारों तरफ मिट्टी लगी होगी या जो धूल के कण, डस्ट पार्टिकल या फिर जो कण होंगे ये इस प्रकार से होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अयस्क क्या है, इसमें सबसे ज्यादा धातु की पाए जाने की प्रायिकता होती है और ये जब इसमें धातु की पाए जाने की प्रायिकता आती है तो इसका मतलब ये भारी होगा। जो इसके अगल बगल जो मिट्टी लगी हुई है उसकी अपेक्षा में ये क्या होगा, भारी होगा, ठीक है। तो अगर हम पानी की धारा इसमें से हो करके अगर बहाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, ये बहेगा नहीं, इसके ऊपर से ये मट्टी है वो बह जाएगी और फिर हम एक शुद्ध इसका रूप प्राप्त कर सकेंगे जिसमें मिट्टी और कण ये सब अलग हो चुके हैं। यही विधि है जिसे हम देखना चाहते हैं
जैसे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, द्रव्य धावन विधि इसको कहा जाता है। देखिए मैंने एक यहाँ पे फिगर लिया है इसको समझाने के लिए, ठीक है। ये है आपका, ये फिगर कुछ इस प्रकार से है कि एक ऐसा हमारे पास चैम्बर बना हुआ है, ठीक है। इस चैम्बर में हम यहाँ से जल की धारा प्रेषित कर रहे हैं और यहाँ से पिसा हुआ अयस्क निकल रहा है, मतलब हम इसमें गिरा रहे हैं अयस्क। हमने जो ऊपर कटी से निकाला है उस अयस्क को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से गिरा रहे हैं, ठीक है। इस तरह। और अब जब ये अयस्क इसमें से गिर रहा है यहाँ पे, तो इसके अगल बगल जो मिट्टी लगी है, इसके अगल बगल जो कंकड़ है या जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस पानी के प्रेशर के द्वारा ये क्या कर रहा है, इसको इतना प्रेस कर रहा है कि ये जो है कि ये सारे कंकड़ पत्थर और मिट्टी यहाँ से निकल, इसको अधात्री कहते हैं, अधात्री या इसको अशुद्धियाँ भी कह सकते हैं। अशुद्धि देखिए यहाँ से पिसा हुआ अयस्क गिर रहा है, यहाँ से पानी की धारा बिल्कुल तेजी के साथ जा रही है और इस पानी की धारा ने क्या किया, इसको एक तरह से धो लिया है और धोने के बाद सारे कंकड़ पत्थर और जितने भी अशुद्धियाँ हैं वो इस तरीके से निकल जा रही हैं और ये जो अयस्क है वो यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो गया, जिसे हम इस वाले पॉइंट से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या द्रव्य धावन विधि। इसकी सहायता से हमने जो अयस्क के अगल बगल जो भी मिट्टी लगी होती है, जो चिपकी होती है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उसको इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। खैर ये विधि एक इनिशियल विधि है, सबसे पहला इसी का यूज होता है। बाकी एक और विधि है उसको भी हम देखेंगे। दूसरा है फ्लमन फेन विधि। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हम इस विधि में क्या करते हैं कि अयस्क को जल, पानी तथा तेल में, तेल बिल्कुल अल्प मात्रा में होता है, अयस्क को जल तथा तेल की अल्प मात्रा के साथ मिश्रित करके झाग बनाते हैं, जिससे अशुद्धियाँ तल में बैठ जाती हैं और हमें जो उच्च कोटि का जो अयस्क है हमें प्राप्त होता है। देखिए इसका कुछ मैकेनिज्म इस प्रकार से है। हमने एक अयस्क लिया, एक कंटेनर, उसमें अयस्क भर दिया और अयस्क भरने के बाद हमने क्या किया कि इसी विलेन में थोड़ा सा जल और तेल मिला दिया और जब हम इससे वायु प्रेषित करते हैं तो ये क्या करता है, इसको प्रेस करके और यहाँ पे झाग टाइप का बना देता है और इस झाग को अंततः हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके निकाल लेते हैं और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो यहाँ पे आकर के नीचे बैठ जाती हैं। यह विधि कहलाती है फेन प्लमन विधि। सांद्रण, अयस्क के सांद्रण करने की यह दूसरी विधि है। इसके माध्यम से प्रायः कॉपर लेड और जिंक सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। देखिए ये बड़ा कॉमन सा है, ऐसा नहीं है कि ये फिगर जो हम लोगों ने बना रखा है, चाहे इसके फिगर जो इसके पहले जो फिगर बना रखा था वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें कुछ मात्रा में अगर अयस्क मिल गया, अगर उसी अयस्क को हम धोना चाहते हैं तो हम किसी एक ऐसे बर्तन को ले सकते हैं जिसमें नीचे से छेद हो, जो बाकायदे कई सारे छेद हो, और उसमें से ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, जल अगर बिल्कुल तेज़ी के साथ अगर गिराएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा कि उसके जो ऊपर लगी हुई मिट्टी क्या होगी, धुल करके ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी और उसमें जो अयस्क है वो बिल्कुल हमारे पास सेफ बच जाएगा, वो बिल्कुल शुद्ध रूप बच जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, इनको आप समझेंगे। तीसरा एक और होता है चुंबकत्व विधि।
देखिए चुंबकत्व विधि क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये अयस्क है, ठीक है, और इन अयस्क में कुछ ना कुछ लोहे यानी Fe की मात्रा है। मान लीजिए कि लोहे का अयस्क है, इसमें कुछ ना कुछ और है, इसमें क्या है, अशुद्धियां भी हैं। ये लोहे हो गए, लोहे के अयस्क हो गए, और ये जो स्टार मैंने बना रखा है ये आप समझ जाइए कि अशुद्धियां हैं। कुछ नहीं करना, इसको हम कुछ ऐसा, अब आप ही बताइए, अगर मैं आपको कह दूं कि लोहा और सोना मैंने आपको मिला करके दे दिया, और या फिर लोहा या फिर मिट्टी मिला करके दे दी, और मैं कहूँ कि आपके पास एक चुंबक है, आप इसको पृथक्करण करिए, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे चुंबक को लेकर के आएंगे लोहे के पास, ऑटोमेटिक लोहा क्या होगा, चिपक जाएगा, और बाकी जो मिट्टी है या जो अन्य सबस्टेंसेस हैं वो वहीं पर रह जाएंगे, और जो लोहा है वो चुंबक में आकर के चिपक जाएगा। तो यही विधि है, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से इस पे हम जो अयस्क है वो गिराते हैं, जो अशुद्ध है, अशुद्ध इसको लिख सकते हैं, इसको गिराया जाता है, और ये मिल क्या होती है, नाचती रहती है, ये इस पे आता है। यहाँ पे एक हम ऐसे मैकेनिज्म तैयार करते हैं कि जो चुंबक लगा होता है, जब ये आता है इस तरीके से, तो इसमें जो चुंबक के पार्ट है, मान लीजिए कि ये अशुद्धि है, ये अशुद्धि है, ये जब आता है तो चुंबक जो है इस तरह से इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और जो अशुद्धियां हैं वो यहाँ पे आकर के गिर जाती है। चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाता है। ये सांद्रण, ये अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि है। उसके बाद से एक विधि और है, निश्चालन या रासायनिक पृथक्करण विधि। देखिए ये भी विधि उसी से काफ़ी कुछ रिलेटेड है। आप क्या करिए कि मान लीजिए कुछ अगर अयस्क आपके पास है, इसको आप पानी में डाल दीजिए, पानी में डालने के बाद आप देखेंगे कि जो सबसे भारी होता है वो सबसे नीचे जाकर के बैठेगा, फिर उससे जो थोड़ा सा हल्का होगा उससे ऊपर, फिर उससे हल्का इससे ऊपर, और इस तरह से करके एक लेयर बन जाती है। और इस लेयर को हम क्या करते हैं कि अलग अलग पैटर्न बना करके और इसको सेव कर लेते हैं, और फिर हम उसमें विभिन्न प्रकार के जो लेवल्स होते हैं उनसे अलग अलग तरह के अयस्क प्राप्त करते हैं, और अयस्क को प्राप्त करने के पश्चात उन्हें हम विभिन्न विधियों के द्वारा फिर से उसमें से धातु को निकाल लेते हैं। यही होता है धातु का निष्कर्षण। लेकिन अयस्क का सांद्रण यहाँ से मतलब ये है कि अयस्क में जो भी कुछ मिट्टी वगैरह लगी होती है, जो बिल्कुल एक तरह से प्राइमरी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको बाहर किया जाता है, और यह हो गया आपका अयस्क का सांद्रण। बच्चों थोड़ा सा हमने पीछे पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ाते समय एक बात आपसे बताई थी, वो छूट गई है कहीं ना कहीं, उसको मैं एक बार फिर से देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पिरामिड है, पिरामिड, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड जो है एल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, एल्टन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड होता है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस प्रकार से जीव की संख्या, जीव का भार और जीव की ऊर्जा के हिसाब से, उनकी ट्रांसफर ऊर्जा के हिसाब से किस प्रकार से हम पारिस्थितिकी को कैटेगराइज करते हैं। इसमें से आप एक बात याद रखिएगा जो हमेशा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड बनता है, जीव द्रव्य, जीव भार या फिर कोई भी पिरामिड अगर बनेगा तो वह पिरामिड उल्टा या सीधा हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का एकमात्र पिरामिड ऐसा होता है जो हमेशा और सदैव सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सदैव सीधा बनेगा, कभी भी वो उल्टा नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का सेशन था। कल हम फिर से दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। आपके जो क्वेश्चन हो आप खुद कर सकते हैं। थैंक यू।